नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर हाय तौबा मचा रही विपक्ष को सुप्रीम झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि मतदाता गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगने के बाद सियासत और सुलग गई है। सभी दल अपने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान दे रहे हैं। एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विपक्ष अब हार मान चुका है। संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। माननीय संवैधानिक संस्था का, माननीय न्यायालय का हर निर्णय के साथ हम खड़ा हैं, सम्मान करेंगे। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य फैसला है। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है संविधान के दायरे में ही दिया है। जो भी तथ्य उन्होंने पेश किए उच्चतम न्यायालय ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि चुनावी प्रक्रिया पर किसी प्रकार के पुनरीक्षण में हम रोक नहीं लगाएंगे। हम सब प्रसन्न हैं इस बात से कि मतदाता सूची की पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, सही मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में इस महागठबंधन में हमारी जीत की पूरी संभावनाएं बन चुकी है। थोड़ा टाइमलाइन की दिक्कत है, टाइमलाइन को लेकर के चिंता भी व्यक्त की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, इसलिए 28 की फिर से सुनवाई की डेट है। तो ये चूंकि चल रही प्रक्रिया है, तो इन चीजों पर भी नजर रखेंगे बिहार के लोग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर में अब सारी चीजें आ चुकी हैं, तो वो भी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रही विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट का सत्यापन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सियासी दल अपने अपने हिसाब से कोर्ट के फैसले पर बयान दे रहे हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी इनिशियल ऑब्जर्वेशन है वह स्वागत योग्य है और हमारी पार्टी तो शुरू से ही लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए उठाए गए प्रत्येक कदम की प्रखर समर्थक रही है और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता में हमारी पार्टी का अटूट विश्वास रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर पे हमें आस्था है, उस पर विश्वास है। कल राहुल गांधी जी ने कहा था कि कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। बिहार की नागरिक की जीत है, यही बात तो हम कहते आ रहे थे। इसी बात का तो विपक्ष मुद्दा बना रहा था, उठा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई जजमेंट नहीं पास किया गया है। जो हम विपक्षों की जो मांग है वो तो यही है ना कि जो वोटर्स हैं उनका नाम नहीं कटे और जो नए वोटर्स हैं उनका नाम जोड़ा जाए। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनको परेशान कर रही है इलेक्शन कमीशन, हम इसके खिलाफ है। इलेक्शन के कमीशन जो है ये बीजेपी की एजेंट के रूप में काम कर रही है। विपक्ष को एक बार फिर से करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिहार में एसआईआर जारी रहेगा, विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा। ये बार बार जो विपक्ष सीधे तौर पे संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा देती है, कोई भी हार होती है उसका ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पे फोड़ देती है। और इधर मतदाता पुनरीक्षण मामले में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम फिलहाल जारी रहेगा। हालांकि कुछ सुझाव भी दिए गए। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है कोर्ट रूम में, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जारी रहेगा। संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग कोर्ट के कुछ सुझावों पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 घंटे वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा
रहा है निर्वाचन आयोग वही कर रहा है जो संविधान के प्रावधान में है, आप क्यों कह रहे निर्वाचन आयोग जो कर रहा वो नहीं करना चाहिए? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है, उल्लंघन के 4 स्तर हैं, यह पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने कहा निर्वाचन आयोग जो कर रहा है वो संविधान के तहत अनिवार्य है। 2003 की तारीख तय की क्योंकि गहन अभ्यास किया जा चुका है, क्योंकि ये कंप्यूटरीकरण के बाद पहली बार हुआ था। निर्वाचन आयोग के पास आंकड़े हैं, आयोग के पास इसके पीछे तर्क भी है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अगर आप 2003 की सूची में हैं तो माता पिता के दस्तावेजों से बच सकते हैं, वरना दूसरों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। आम नागरिकों को कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। कोर्ट ने जवाब दिया कि जो कुछ किया जा रहा है वह संविधान के तहत ही है, आप इसे गैर कानूनी नहीं कह सकते। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अधिकार को चुनौती नहीं दे रहे, बस प्रक्रिया नियमों के विपरीत है। इस प्रक्रिया का कानून के तहत कोई आधार नहीं है। कानून के तहत 2 प्रकार के रिवीजन मुमकिन हैं, इंटेंसिव और समरी रिवीजन, जबकि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक नई प्रक्रिया लागू की जा रही है। सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि 3 सवाल हमारे सामने हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकार, समय और नियम। नागरिकता की जांच की जानी है तो ये प्रक्रिया समय से पहले शुरू की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड को शामिल करने पर विचार करने का सुझाव है। साथ ही आयोग वोटर आईडी और राशन कार्ड को दस्तावेजों में शामिल करने पर भी विचार करे। मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे। इस पर निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि अंतिम बार गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था, इसलिए इसे फिर करने की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग विचार करेगा। विचार के बाद आयोग आगे का फैसला लेगा। कोर्ट ने एसआईआर पर कोई रोक नहीं लगाई है, ये अच्छी बात है। हालांकि बिहार में पहले से ही आधार की जानकारी वैकल्पिक तौर पर मांगी जा रही है। इतना ही नहीं, वोटर कार्ड का नंबर भी पहले से इन्यूमरेशन फॉर्म्स में प्रिंटेड भी है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इतने विशाल स्तर के अभ्यास को किसी चुनाव से अलग रखा जाना चाहिए। इसे शांतिपूर्वक और बिना किसी राजनीतिक दबाव के किया जाना चाहिए। चुनाव के समय ऐसा करना निष्पक्ष चुनाव की संभावना को प्रभावित कर सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर रहे। हमारा मानना है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसलिए 28 जुलाई को वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले की अगली सुनवाई होगी और निर्वाचन आयोग 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेगा। दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। वहीं मतदाता पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 4 करोड़ वोटर ने फॉर्म भरकर चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन को अपना समर्थन दिया है। स्वागत है। देखिए, इलेक्शन कमीशन के काम में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, सुझाव हम देते हैं। आज आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने भी सुझाव दिए हैं कि आधार कार्ड को, पैन कार्ड को या राशन कार्ड को आप जोड़ें, जो कि स्पष्ट है कि पहले से जो फॉर्मेट दिए गए हैं उसमें आधार का डिटेल देना है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। उसको मानना इसलिए नहीं बात है कि 2003 के पहले जो लोग बिहार में नहीं थे या भारत के नागरिक नहीं है, उसको कैसे हम इनरोल करेंगे? भारत का संविधान कहता है कि जो भारतीय होगा वही मतदाता होगा, इसलिए एसआईआर का जो अभियान चल रहा है इसको चलने देना चाहिए। और सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कल के दिन को बड़ा दिन बताया है। सीएम नीतीश ने लिखा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई है। कल का दिन बिहार की बड़ी आबादी के लिए खुशी का दिन होने वाला है। कल राज्य के 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 1227.27 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। नीतीश कुमार ने लिखा, राज्य में समाज के हर वर्ग और हर तबके के लोगों को उनका पूरा हक और सम्मान मिले, ये शुरू से ही हमारी पहली प्राथमिकता रही है।
और देखिए, पेंशन राशि अब 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है और ये बता दिया है कि कल का दिन बिहार वासियों के लिए कितना बड़ा दिन होने वाला है। सीएम नीतीश ने लिखा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर अब 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई है। कल का दिन बिहार की बड़ी आबादी के लिए खुशी का दिन होने वाला है। कल राज्य के 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 1227.27 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। नीतीश कुमार ने लिखा कि राज्य में समाज के हर वर्ग और हर तबके के लोगों को उनका पूरा हक और सम्मान मिले, ये शुरू से हमारी पहली प्राथमिकता रही है। आपको बता दें कि इसके लिए पहले से ही घोषणा की गई थी और बिहार की महिलाओं में खास तौर पर खुशी देखी जा रही है। बढ़ते आगे, बिहार की सियासत में एक फिर भूरा बाल साफ करो का नारा गूंज उठा है। गया जी के सिण पंचायत के पंचायत सरकार भवन निर्माण पर रोक लगाने के लिए अतरी विधायक ग्रामीणों के साथ धरना देने पहुंचे और इसी दौरान एक व्यक्ति ने मंच से ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। भूरा बाल साफ करो। गया जी की अतरी से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रणजीत यादव की सभा में एक विवादित नारा लगने से सियासी बवाल मच गया है। ये बयान इसलिए भी बवाली है क्योंकि इससे पहली बार नहीं दिया गया। करीब 30 साल पहले भी इसी तरह का नारा बिहार में जातीय हिंसा का कारण बना था। मंच पर एक शख्स ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का हवाला देते हुए भूरा बाल साफ करो का नारा दोहराया। शुरू में लालू यादव, हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। बयान देने वाला शख्स सोहर पंचायत की मुखिया का पति मुनरिक यादव बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद विधायक रंजीत यादव ने बयान से किनारा करते हुए कहा कि आरजेडी A to Z की पार्टी है। तो मैंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z का संदेश दिए हैं। 1990 के दशक में भूरा बाल साफ करो, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला के खिलाफ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम को एकजुट करने की लालू प्रसाद यादव की रणनीति का एक अहम हिस्सा था, जिसने जातीय तनाव पैदा किया था और कई नरसंहार हुए। अब राष्ट्रीय जनता दल के मंच से फिर वही नारा दोहराया गया तो सियासत शुरू हो गई है। अरे भूरा बाल साफ करने वाले, उसके पहले आप लोग बिहार से साफ हो जाएंगे। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता आपको सबक सिखाने वाली है। नफरत भरी राजनीति अब बिहार में नहीं चलने वाली। कोई कुछ भी बोल देगा तो ऑफिशियल स्टैंड थोड़ी हो जाएगा पार्टी का। और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं वो दौर खत्म हो गया। जब कोई कहे भूरा बाल साफ करो, ये दौर है भूरा बाल साफ करो, ओबीसी ईबीसी साफ करो, अल्पसंख्यक साफ करो, पूरा देश साफ करो। आरजेडी बार बार ये सफाई दे रहा है कि बयान देने वाला व्यक्ति का आरजेडी से कोई नाता नहीं, पर सवाल है कि अगर ये बात सच है तो वो आरजेडी के विधायक के साथ मंच क्यों साझा कर रहा था और उसने अपने बयान में लालू प्रसाद को अपना नेता बताते हुए ये बयान क्यों दिया। गया से संवाददाता एलएन लिली के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इधर मतदाता सत्यापन पर विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया, लेकिन राहुल तेजस्वी की गाड़ी पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जगह ही नहीं मिली, जिस पर सियासत जारी है। पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो
कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने उन्हें टपोरी बता दिया। कुकर मुद्दे की तरह कुछ पार्टियां चुनाव में वोट करवा की तरह होती है और ज्ञान दूसरों को देती है। अपना ज्ञान अपने पास रखे और टपोरी की जरूरत न बिहार को है न हमें। पर बीजेपी और जेडीयू ने भी कहा कि तेजस्वी यादव कन्हैया से डर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी खुद यूनिवर्सिटी से राजनीति में आए थे, लेकिन अब कोई छात्र नेता संघर्ष करके पढ़ा लिखा हो वो राजनीति में आना चाहता है, वैसे लोग को आदरणीय लालू प्रसाद जी पुत्र मोह में देखना नहीं चाहते। जो अपने गठबंधन के दल का सम्मान नहीं कर सकता वह बात करता है कि वह बिहारी सम्मान की रक्षा करेगा। क्या रक्षा करेंगे साहब? आप अपने दल के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं कर सकते। गाड़ी पर चढ़ते हैं तो धक्के मार कर हटा दिए जाते हैं, जो कन्हैया कुमार राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं। आरजेडी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, किसे मंच पर रखना है किसे नहीं, ये फैसला कांग्रेस का था। तो कांग्रेस पार्टी तय करती है किसे रहना है मंच पर, किसे नहीं रहना है। जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं उसको प्रोटोकॉल का ज्ञान उनको नहीं है। इस तरह का सवाल ही बेतुका है। कन्हैया कुमार को मंच से उतारने का मामला महागठबंधन के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। अब देखना ये होगा कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, प्रशांत किशोर ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को राहुल गांधी की जीप पर चढ़ने से रोके जाने पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में कांग्रेस लालू प्रसाद की पिछलग्गू पार्टी है। राहुल गांधी के मंच पर कौन चढ़ेगा ये लालू प्रसाद तय करते हैं। कुमार और पप्पू यादव को किसको कांग्रेस ने चढ़ने दिया नहीं चढ़ने दिया ये मेरा विषय नहीं है। इस पर ऑलरेडी मैंने बात कह दी है कि बिहार में कांग्रेस को लालू यादव चलाते हैं। कांग्रेस लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी है, राजद की पिछलग्गू पार्टी है। इसलिए मंच पर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये निर्णय राजद का नेतृत्व करता है। चलिए बढ़ते आगे, बिहार में अपराध पर सियासत बदस्तूर जारी है। चिराग पासवान की पार्टी ने भी बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिसके बाद जेडीयू ने एलजेपीआरवी को नसीहत दे डाली है और गठबंधन का धर्म निभाने के लिए कहा। जेडीयू की नसीहत के बाद सांसद अरुण भारती का रुख भी नर्म नजर आया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। गठबंधन धर्म के हमेशा पालन करना चाहिए, जिससे कि जनताओं के बीच में कंफ्यूजन पैदा न हो। देखिए, एनडीए में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया। बिहार में अपराध की घटनाओं पर सियासत जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर बार बार नीतीश सरकार को घेर रहा है, लेकिन नीतीश सरकार पर अपने भी निशाने साध रहे हैं। अपराध की घटनाओं पर चिराग पासवान और अरुण भारती की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद सियासत तेज है। अब इस मुद्दे पर मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि चिराग को गठबंधन धर्म पालन करना चाहिए। कोई भी पार्टी, जैसे हम लोग जितने भी हमारे घटक दल हैं, घटक दल के कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है जो हमारा सीट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम चुनाव लड़े हर सीट पर। तो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए इस तरह की भाषाएं बोलते हैं और मैं तो आग्रह करूंगा, चूँकि गठबंधन धर्म के हमेशा पालन करना चाहिए, जिससे कि जनताओं के बीच में कन्फ्यूजन पैदा न हो। समझता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार जी के न विकल्प हुआ है न विकल्प होगा। महेश्वर हजारी के बयान पर चिराग पासवान की पार्टी पलटवार किया है, तो बीजेपी का कहना है कि किसी बात को पार्टी के फोरम पर ही उठाना चाहिए। वहीं आरजेडी ने इस मुद्दे पर एनडीए की एकता पर सवाल उठाए। आदरणीय महेश्वर हजारी जी को गठबंधन धर्म का पाठ सिखाने से पहले यह बात समझना चाहिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गठबंधन धर्म का पूरी तरह निष्ठापूर्वक पालन करता है। जो जनहित का सुझाव होता है सरकार के लिए, निश्चित तौर पर सरकार में हम शामिल अगर हैं एनडीए के पार्ट तो हम एनडीए को बताते हैं। कोई बात लगती है और वो अपनी बात को रखता है तो उसका स्वागत है, परंतु जनप्रतिनिधि होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप
बिना सिर पैर की बात करें। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अगर सरकार से हमारे पार्टी के या हमारे गठबंधन के किसी सदस्य को कोई परेशानी है तो उसको सही फोरम पे अपनी बात रखनी चाहिए। ये एनडीए में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। लगातार एलजेपीआर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी के नेता सांसद ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ध्वस्त हो गया, जो सच्चाई है। लेकिन अब जेडीयू के माननीय मंत्री उन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अपराध की घटनाओं को लेकर निशाना साधने वाले एलजेपीआरबी सांसद अरुण भारती अपने पोस्ट पर मुकरते नजर आए। अरुण भारती ने कहा, जो घटनाएं हुई है सरकार कार्रवाई कर चुकी है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, सरकार अपनी तरफ से कार्यरत है। आपने देखा होगा कि पीछे कुछ घटनाएं हुई थी, हम लोगों ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार ने मजबूती से पुलिस को निर्देश दिए और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग जितने भी अपराध हुए हैं सभी पर कार्रवाई कर रही है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दोषियों पर आरोप साबित करके त्वरित कार्रवाई करके न्याय दिलवाए। उस मुद्दों को उठाए जाने के बाद उस पर कार्रवाई हुई है और आगे भी कोई ऐसा होगा तो सरकार उस पर। अपराध की घटनाओं पर सरकार पर निशाना साधने के बाद चिराग पासवान की पार्टी पर गठबंधन धर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। व्यवसायी गोपाल खेम का मर्डर केस में नीतीश सरकार ने तत्काल एक्शन लिया। अब इस एक्शन के बाद एलजेपीआरबी भी मान रही है कि सरकार अपराध के मुद्दे पर कितनी सख्त है। सांसद अरुण भारती ने भी अपने बयान से साफ कर दिया है कि वो सरकार के हर फैसले के साथ है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीपीएससी ने भी जारी की है सूचना। बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण की सूचना मिली है। सभी सरकारी नौकरियों में मिलेगा सीधा लाभ। बीपीएससी ने बताया सभी पदों पर बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। सभी लंबित रिजल्ट में भी 35% आरक्षण लागू होगा। बीपीएससी ने तत्काल प्रभाव से लागू की है नई पॉलिसी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। बीपीएससी ने जारी की है सूचना। बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण की सूचना दी गई है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। बीपीएससी ने अधिसूचना जारी कर दी। बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है। सभी सरकारी नौकरियों में सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा। सभी पदों पर बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। यहां तक कि जो रिजल्ट अभी लंबित हैं, जो रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, उसमें भी 35% तक आरक्षण लागू होगा। बीपीएससी ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की बात कही है। और देखिए, बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीआईडी के डीएसपी अभय कुमार यादव पर एसवीयू ने नकेल कसी है, तो दूसरी कार्रवाई कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के 3 ठिकानों पर भी की गई है। अधिकारियों के ठिकानों पर रेड की खबर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। गुरुवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई ने 2 बड़े अफसरों के खिलाफ एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई। पहली कार्रवाई सीआईडी के डीएसपी अभय कुमार यादव के खिलाफ हुई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने पटना और खगड़िया स्थित उनके ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली 2 एजेंसियों ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के डीएसपी अभय कुमार यादव के पटना और खगड़िया के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है आय से अधिक संपत्ति मामले में, और दूसरी बड़ी कार्रवाई चल रही है शिक्षा विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के खिलाफ। डीएसपी स्तर के अधिकारी खुद इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई की ओर से की गई। ये कार्रवाई कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के खिलाफ की गई है। प्रमोद कुमार के पटना, सहरसा और सीतामढ़ी स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सीआईडी के प्रोहिबिशन जो इकाई है उसी में ये पोस्टेड हैं और इनके ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी चल रही है।
अभय कुमार यादव के खिलाफ FIR लॉन्च किया गया है। उसके बाद न्यायालय से सर्च वारंट मिला और आज सुबह से ही इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। फुलवारीशरीफ और खगड़िया से अब तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, छापेमारी में जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम है उसने बहुत कुछ चीज़ें हासिल की है। सहरसा में कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के 3 ठिकानों पर रेड डाली गई। हालांकि कुछ कागजात बरामद किए गए, लेकिन इसके अलावा कुछ भी बरामदगी की बात सामने नहीं आई। कार्रवाई में आर्थिक अपराध इकाई के 2 DSP और 3 इंस्पेक्टर शामिल हैं। प्रमोद कुमार एक इंजीनियर हैं, उनके विरुद्ध में EOU में केस दर्ज हुआ है। DA का केसेस है ISI संपत्ति का। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ रेड करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे आदर्श कुमार हैं डॉक्टर साहब, उनके मकान में किराए पे ये रहते हैं। इनके घर की तलाशी माननीय न्यायालय के आदेश पर लिया गया। कितने सहरसा में कितने जगह पे हो रही है? सहरसा में 3 जगह पे हो रही है। कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के सीतामढ़ी आवास पर भी EOU की छापेमारी हुई। सीतामढ़ी के अलावे बिहार के पटना और सहरसा में भी कार्यपालक अभियंता के 3 ठिकानों पर रेड डाली गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। CID के DSP और कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर रेड डालकर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि काली कमाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ सहरसा से अनुभव और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अभियंता प्रमोद कुमार के ठिकानों पर छापेमारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। आय से अधिक करीब 310% संपत्ति मिली है। आय से 3 करोड़ 25 लाख से अधिक की संपत्ति मिली है। चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। तलाशी के दौरान 5,29,000 रुपए कैश जब्त किए गए। झारखंड और सीमावर्ती राज्यों में बेनामी संपत्ति है बनाने के सबूत भी मिले हैं। एक साथ पटना, सीतामढ़ी और सहरसा में छापेमारी हुई थी। अवैध संपत्ति और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। EOU के ADG नैयर हसनैन खान ने इसकी पुष्टि कर दी है। और इसी बीच पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पॉश इलाके में गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के वेटनरी कॉलेज कैंपस में गोलीबारी हुई है। अपराधियों ने एक छात्र को गोली मार दी। छात्र के हाथ में गोली लगी है। मौके पर एयरपोर्ट थाने की पुलिस पहुंची हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पॉश इलाके में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। छात्र के हाथ में गोली लगी है और मौके पर एयरपोर्ट थाना की पुलिस पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपराधी नाबालिग बताया जा रहा है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में STF और पटना पुलिस का ऑपरेशन। सोनपुर में मोंटी सरकार की हत्या की योजना थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। और आइए अब आपको दिखाते हैं झारखंड की खबरें जोहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में।